In the last class, we studied about a very complicated process of electron filling, right? We studied about atomic number that is totally depending on the proton number. We also studied multiple facts related to that, and one of the fact was atomic number is representing number of protons which is equal to the number of electrons. तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि there is something which is called as atomic number, and what is atomic number? This term is representing the number of protons that are present in the nucleus. Okay. Generally, all atoms except hydrogen consist of these three subatomic particles, which we name as electron, proton, and neutron. Generally, सब एलिमेंट के ये तीन पार्टिकल जरूर होते हैं, ठीक है, ये थ्री कंपोनेंट्स जरूर होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम होता है बेटा जिसके अंदर we just have two components, ठीक है, one is proton and the other one is electron. न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन is missing. ठीक हो गया. Now we are moving towards another very important concept which is about mass number. ठीक है, it is on your page number, wait, go to page number 92, sorry, open page number 92. ठीक है, आज हमने mass number के बारे में पढ़ना है. Mass number is basically defined as the sum of protons and neutrons. You can see from the top of the slide. Okay, from the top of the slide you can see that mass number equals to number of neutrons plus number of protons. तो जो न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता है न्यूक्लियस में टू पार्टिकल्स आर रिजाइडिंग इन, वन इज प्रोटॉन एंड द अदर वन इज न्यूट्रॉन. तो इन दोनों की अगर 10 न्यूट्रॉन्स हैं 10 प्रोटॉन्स हैं तो हम कहते हैं कि इसका मास नंबर जो है दैट इज 20. ठीक है, इसी तरीके से मास नंबर इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. जिस तरह लेकिन जो एटॉमिक नंबर है आप टेबल में देखेंगे तो जो एटॉमिक नंबर है इट इज ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक हो गया. अच्छा, अब होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, इससे तो हमें पता चल गया कि इनके अंदर मास होता है. लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा दे हैव मास, द मोर न्यूट्रॉन्स देयर आर इन एटम द हेवियर इट इज. ठीक है, न्यूट्रॉन जितने ज्यादा होते जाएंगे उतना एटम जो है वो हैवी होता जाएगा. दिस अफेक्ट्स द डेंसिटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. ठीक हो गया. However, neutrons do not have an. अच्छा, अब हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं. बेटा न्यूट्रॉन्स जो हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो गैशियस फॉर्म में है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, कोई सॉलिड फॉर्म में है, तो या उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. जब न्यूट्रॉन चेंज होता जाता है तो ये उसकी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट होता जाता है. ठीक हो गया. अब चार्ज के बारे में हम बात कर लेते हैं. चार्ज क्या होता है? चार्ज बेसिकली कोई ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, फॉर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है. गॉट इट? they are having this is the basic property of electrons, protons and neutrons. इनके ऊपर कुछ ना कुछ बेटा चार्ज होता है. ठीक हो गया. अब ये चार्ज जो है जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ में भी बोलते हैं कि यू आर वेरी नेगेटिव माइंडेड, द अदर पर्सन इज वेरी पॉजिटिव माइंडेड. इस तरीके से बेटा ये नेगेटिव और पॉजिटिव चीज से रिलेट करता है. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के ऊपर वी हैव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर वी हैव नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर वी हैव पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं, ठीक है, इनके अंदर फिर आपस में अट्रैक्शन होती है. इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है. ठीक है, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है. गॉट इट? जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है. इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अट्रैक्टिंग द प्रोटॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ओके, जो बेटा फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बारे में अब एटॉमिक नंबर अगर हमें दिया हो किसी एटम का, ठीक है, एंड वी हैव द मास नंबर आल्सो, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कैसे पता चले? बेटा ये जो अब मैंने टेबल के ऊपर एग्जैक्टली ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स.
ठीक है, इस तरह से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चलते जाते हैं. Minus atomic number from mass number, then we will get the number of protons, even the number of neutrons. Okay. अब हाइड्रोजन का mass number क्या है? 1. ठीक है, आपके सामने टेबल पे दिया गया. इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1. हमने एटॉमिक नंबर को mass number से माइनस कर लेना. 1 minus 1 is 0. ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 0. इसी तरीके से कार्बन है. कार्बन का mass number is 12 एंड इसका एटॉमिक नंबर is 6. तो 12 minus 6 क्या होता है बेटा? 12 minus 6 is 6. ठीक है, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं that will be 6. सिमिलरली नाइट्रोजन के बारे में देख लेते हैं. नाइट्रोजन का mass number is 14. ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर is 7. तो 14 minus 7 is 7. इस तरीके से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिटरमिन कर लेते हैं, क्योंकि mass number जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है. तो जब हम उसमें से प्रोटॉन का नंबर निकाल लेते हैं, विच इज द एटॉमिक नंबर, हम उसमें से प्रोटॉन का नंबर एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, आई होप आई एम क्लियर अबाउट मास नंबर नाउ. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आइसोटोप्स. ठीक है, ये भी एक थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत आसान है, समझ आ जाएगा तो इट्स वेरी इजी. एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक नंबर but a different mass number are defined as isotopes. अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आई होगी what I am saying, right? Atomic number जो है बेटा वो number of protons है जिसको हम देख चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे elements होते हैं जैसे for example कार्बन है. ठीक है, कार्बन इस दुनिया में 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये उसके नेम्स हैं. अभी उसके नेम्स क्यों कैसे बनाए गए हैं? ठीक है, 12, 13 और 14 उसके नेम्स कैसे हैं? 12, 13 और 14 जो है बेटा उसके न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, हम ये पढ़ते जरूर आए हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन, तीनों कार्बन में, कार्बन की 3 फॉर्म्स जिसके बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं, उन सब में ठीक है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं. ठीक है, लेकिन बेटा 12 होते हैं. 12 प्रोटॉन, वी हैव 12 इलेक्ट्रॉन्स. इन कार्बन 13 वी हैव 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली इन कार्बन 14 वी आर हैविंग 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स. लेकिन जो इनके न्यूट्रॉन्स के नंबर होते हैं ना बेटा, वो डिफर करते हैं. एक के अंदर 12 होते हैं, एक के अंदर 13 होते हैं, तो एक के अंदर 14 होते हैं. तो जो चीज़ डिफरेंट होती है साइंटिस्ट ने उनको स्लैश के साथ रिप्रेजेंट करते थे. कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. ठीक है, तो ये तीनों कार्बन एक दूसरे से डिफरेंट इस तरीके से हैं कि इनके पास डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक हो गया. इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन भी होती हैं, हाइड्रोजन भी होती हैं. ठीक है, और भी हमारे पास बहुत से एटम्स हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं. बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनके पास ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर होता है. जब जब किसी एटम का डिफरेंट मास नंबर हो, विच मीन्स डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, तो वो उसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स. ठीक है, उसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स. We know that the number of protons and neutrons combined together is called atomic mass, ठीक है, or mass number of an element, whereas the total number of protons gives us the atomic number, right? In a certain element, the number of protons will always remain constant. For example, we just talked about carbon, and will be considering oxygen and hydrogen as well. ठीक है, the number of neutron varies, but the number of protons always remains the same in an isotope of a single element. Thus, the definition, elements with the same atomic number but a different mass number are termed as isotopes. They have different mass number. Slide के बिल्कुल टॉप पे भी लिखा हुआ है, isotopes have different neutron number. Okay? For example, hydrogen. We will be considering hydrogen in this case. मैंने सबसे ऊपर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में बताया है. We have हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं बेटा. एक को साइंटिस्ट, क्योंकि दे आर अबंडेंटली, हाइड्रोजन इज वेरी अबंडेंट, तो हमने उसको नेम्स भी दिए हुए. फॉर एग्जांपल वी हैव वन प्रोटियम, देन द अदर इज ड्यूट्रियम, और थर्ड को कहते हैं ट्रीटियम. बेटा जो नीचे नंबर्स लिखे गए ना, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के जो नीचे नंबर है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक नंबर, मतलब ये प्रोटॉन का नंबर है. आप ये ऑब्जर्व करें कि जो प्रोटॉन का नंबर है दैट इज सेम, राइट?
वो सेम है बिल्कुल, लेकिन जो ऊपर वाला नंबर है 1, 2 एंड 3 दैट इज डिफरेंट, क्योंकि वो मैस नंबर है, वो प्रोटॉन का भी नंबर है प्लस न्यूट्रॉन का भी नंबर है। गॉट इट। अभी हम देख लेते हैं कार्बन के बारे में। ठीक है, scientists named isotope by putting the mass number, the number of protons and neutrons after the name of the element. For example, uranium 235, जैसे कि uranium is an element, it is a very 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 famous isotope। ठीक है, और इसका जो 235 है, it is representing the number of neutrons and protons। ठीक है, जो 235 है बेटा, it is representing the mass number। गॉट इट। 235 रिप्रेजेंटिंग द मैस नंबर, मतलब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से द कॉमन आइसोटोप ऑफ कार्बन इज 12। इट इज हैविंग 6 प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड अ मैस नंबर ऑफ 12। ठीक हो गया। अब जो कार्बन का जो मैस नंबर है, इसे साइंटिस्ट ने स्लैश के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये प्रोटॉन नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ न्यूट्रॉन नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर कार्बन के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, और ये जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में, विच इज़ 99%। जो कार्बन 13 होता है बेटा, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, कार्बन 12 से ये कार्बन 13 हो जाता है, और ये अबेट ये इट मेक्स अप ओवर 1% ऑफ द वर्ड्स टोटल कार्बन। इसके बाद वी आर स्टडिंग कार्बन 14, जो कि सबसे ज़्यादा रेयर होता है। ठीक है, कार्बन 12 सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है, देन वी हैव कार्बन 13 एंड देन वी हैव कार्बन 14। Carbon 14 has 6 protons, 8 neutrons and 6 electrons. You can see the number of neutrons is varying. यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 थे, यहाँ पे 6 थे। Got it? Different isotopes of the same element behave in the same way in the chemical reactions. Okay, isotopes are having same chemical properties, but they have different physical properties. जो chemical properties होती हैं, they are depending on the इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ठीक है, इनका रिएक्शन करने का तरीका सेम होगा। लेकिन क्योंकि फिजिकल यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं, तो इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी इन आइसोटॉप्स की, ये डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, for example, all three isotopes of carbon, for example, can combine with oxygen. The last line of the slide, they ऑक्सीजन, जैसे हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम इनहेल करते हैं, तो कार्बन 12 भी हो सकती है, कार्बन 13 भी हो सकती है, कार्बन 14 भी हो सकती है, क्योंकि ये केमिकली सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन जो कार्बन 14 है बेटा, इट इज ओनली रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। Okay, radioactive atoms are unstable. They have too much energy. ठीक है, it is radioisotope is also known as radioactive isotope, having unstable nucleus with excess nuclear energy. Radioactivity is a part of the nature. ठीक है, radioactive atoms are very much unstable. They have too much energy. When radioactive atoms release their extra energy, they are said to decay. ठीक है, जब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो होते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स, ये बहुत इनका जो न्यूक्लियाई होता है ना, ये बहुत अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसने स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है। कोई भी चीज़ दुनिया में अनस्टेबल नहीं रह सकती। अनस्टेबल इज लाइक वो दुनिया में उसे कायम रहना है, उसे स्टेबल रहना है। ठीक है, तो वो कैसे स्टेबल रहेगा, वो इस तरीके से स्टेबल रहती है कि वो अपनी एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, जो एटम है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता रहता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, एटम का बहुत अनस्टेबल सा न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी फिलअप हुई होती है। अब उसने स्टेबिलिटी अचीव करनी है। हाउ इट अचीव स्टेबिलिटी, इट विल अचीव स्टेबिलिटी बाय एमिटिंग एक्स्ट्रा एनर्जी विच इट हैज़ इन इट। ठीक है, वो कहेगा कि मेरे अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, मैं इसको रिलीज करता हूँ और मैं स्टेबल हो जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से नेचर में ये प्रोसेस प्रेजेंट होता है। कार्बन 14 फॉर एग्जांपल जो है, वो हमेशा अपनी उसका जो न्यूक्लिया है वो बहुत अनस्टेबल है, और वो कांस्टेंट एनर्जी एमिट करता रहता है रेज की तरह। ठीक है, जैसे हमें सन से रेज आ रही है, इस तरीके से वो अपनी
माइन्यूट अमाउंट में रेज जो है, रेडिएशंस उनको कहा जाता है, वैसे रेडिएशंस को एमिट करता रहता है ताकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो गिव ऑफ कर दे। ठीक हो गया? This instability exhibits a large amount of energy which these isotopes release by spontaneously emitting radiations. Got it? The radioactive elements are referred as parent atoms. जब कार्बन 14 हम जैसे कि उसकी एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन 14 जैसे कि हमने पढ़ा is radioactive and it is having a lot of energy, so if it will give off its energy. Carbon 14 is known as parent atom. ठीक है? पेरेंट एटम जो है ये पेरेंट होता है, इसने रिलीज एनर्जी करनी है, ये अनस्टेबल है और जब तक ये अपनी स्टेबल फॉर्म में नहीं आ जाता हम इसको पेरेंट एटम कहेंगे। जैसे ही ये अपनी स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा हम इसको डॉटर प्रोडक्ट कहेंगे या डॉटर न्यूक्लियाई कहेंगे या डॉटर एटम कहेंगे। ठीक है? नेक्स्ट, आई एम ऑन योर पेज नंबर 93। ठीक है? As the unstable nucleus changes, it gives off radiation and is said to be radioactive. Radioactive isotopes are often called as radioisotopes. I'm repeating, all elements with atomic numbers greater than. ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं बेटा जिनके अंदर न्यूट्रॉन नंबर जो है वो ग्रेटर देन होता जा रहा है 83 से, कार्बन 14 ऑफ कोर्स इज एन एक्सेप्शन। ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब होता है आइसोटोप में, ठीक है, जैसे कि हमने देखा कार्बन 12 था, कार्बन 13 था और कार्बन 14 था, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन नंबर हमने देखा कार्बन 14 में है। ठीक है? तो जो ये जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता जाएगा वो सबसे ज़्यादा रेडिएशंस देगा, वो सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है? वो जो आइसोटोप होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। Unstable atoms are radioactive and we call them radioisotopes. As we see with carbon 14, the unstable nuclei of radioisotopes have different number of neutrons from stable isotopes. Larger number of proton, neutron, electrons in an atom, the more likely it is to be radioactive. Uranium 238, for example, has 92 protons, 146 neutrons and 92 electrons, and it is said to be highly radioactive. ठीक है? Of the three isotopes, only carbon 14 is radioactive. तो हमने दो एग्जांपल्स देख ली, एक हमने देखी यूरेनियम 238 की। ठीक है? इसके अंदर 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है? ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक ये बेटा बहुत अनस्टेबल होता है तो फिर ये रेडिएशन एमिट करता रहता है, और जो फिर कार्बन 14 होता है ये बहुत अनस्टेबल है। लेकिन कार्बन, अब आप सोच सकते हैं कि जी कार्बन 14 अगर अनस्टेबल है तो जब ये अपनी रेडिएशन देता है तो फिर ये किस चीज में कन्वर्ट होता है? राइट? ये किस चीज में कन्वर्ट होता है जब अपनी ये रेडिएशन देता है? तो ये कन्वर्ट होता है कार्बन कार्बन 12 में, जो कि इससे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है? ये दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट होता रहता है जब इसको स्टेबिलिटी अचीव होती है। गॉट इट? अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम ऑन पेज नंबर 93। Use of radioisotopes. Radioisotopes are used in the generation of atomic energy or heat and steam to create a bomb or to work the turbines in a power plant. ठीक है? तो जो रेडियो आइसोटॉप्स है उनसे बॉम्ब भी बनाया जाता है, प्लस उनसे एक्स्ट्रा एनर्जी भी बनाई जाती है, एक्स्ट्रा हीट एंड स्टीम भी बनाई जाती है जिससे टर्बाइन्स हम मूव करते हैं। ठीक हो गया? अब बॉम्ब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। द वर्ड बॉम्ब माइट हैव अट्रैक्टेड यू। बॉम्ब में कौन सा रिएक्शन होता है जो इतनी एनर्जी जनरेट होती है दैट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है? जो कि इतना बड़ा धमाका, बॉम्ब कैसे इतना बड़ा धमाका करता है? वो करता है इन रेडियो आइसोटॉप्स की वजह से। ठीक है? इट माइट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू यू कि ये जो रेडियो आइसोटॉप्स है इनकी वजह से जो बॉम्ब है वो अपना फंक्शन करता है। A nuclear the reaction is known as nuclear fission reaction. Nuclear fission reaction, उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। A nuclear reaction in which a heavy nucleus splits or an impact with another particle with the release of the energy. In nuclear fission, an unstable atom, जैसे कि we have uranium, it split into two or more smaller pieces that are more stable and release energy in the process. The fission process also releases extra neutrons which can then, split additional atoms, resulting in the chain reaction. होता ये है कि जब किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप को के न्यूक्लियस को
बॉम्बार्ड किया जाता है, इसको इसके ऊपर हिट किया जाता है न्यूट्रॉन्स के साथ बेटा, तो ये जो होता है ये दूसरे दो एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूरेनियम लेते हैं और इसके ऊपर बॉम्बार्ड करते हैं कोई और न्यूट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दो और एटम्स में जो स्टेबल होंगे ज़रा, लेकिन जो इतने स्टेबल नहीं होंगे बट स्टेबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द जो हमारे पास पेरेंट एटम था। इस तरीके से बेटा ये प्रोसेस चलता रहता है, न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस। न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है ये बॉम्ब्स में होता है, इसके अंदर इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। When the atoms of uranium 235, I am on your page number 93 और जो heading है atomic energy उसकी थर्ड लाइन पे हूँ। When the atoms of uranium 235 are bombarded with neutrons, ठीक है, यूरेनियम 235 के हमने को bombard किया न्यूट्रॉन्स के साथ, ये रेज होती हैं न्यूट्रॉन्स की, they break down producing nuclear or atomic energy, each collision releases energy, ठीक है। In nuclear weapons the energy is released all at once and causes greatest destruction, ठीक हो गया। लेकिन इन अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन देखें हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। हमने एटॉमिक एनर्जी को और न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करना चाहिए हमारी दूसरी चीज़ों के लिए, लेकिन इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है कि ये ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। हमें इसको यूज़ करना चाहिए, जैसे कि अब हम एग्जांपल देखने लगे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, सही है। इतनी ज़्यादा एनर्जी बेटा रिलीज होती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो फिर इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन in a nuclear power station the reaction is carefully controlled. The energy is released slowly as heat which turns water into steam. The steam is used to turn a turbine connected to a generator and this produces electricity, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी रिलीज हुई, हर किसी चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हम इसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट ये है कि इससे धमाके होते हैं। गॉट इट। Some nuclear power plants use an artificial radioisotope plutonium 239 instead of uranium, ठीक हो गया। हम यूरेनियम के बारे में देख लेते हैं। यूरेनियम इज फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड कैन बी माइंड फ्रॉम मिनरल डिपॉजिट्स। इसको बेटा ज़मीन से खोदा जाता है, हाउएवर ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ नेचुरली अकरिंग यूरेनियम इज यूरेनियम 235. Producing unstable uranium requires a process of enrichment in which different uranium isotopes are separated and concentrated. This process is very costly, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड इज वन ऑफ द सेंट्रल बैरियर्स टू कंस्ट्रक्ट अ बॉम्ब, ठीक हो गया। तो प्लूटोनियम जो है इट कैन बी यूज्ड, लेकिन इसकी जगह, लेकिन ये भी ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है। It isn't necessary that atomic energy, which is also known as nuclear energy, is only used for destruction, ठीक है। इस रिएक्शन को बेटा कंट्रोल भी किया जा सकता है। Got it? हमने दो बातें पढ़ी हैं न्यूक्लियर फिजन के बारे में, इट्स जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, कि जब इस प्रोसेस को जो कि इस आपकी बुक में डिस्क्राइब किया गया है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है बेटा। और इसके दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने देखे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक, इट इज़ यूज इन द बॉम्ब फॉर्मेशन, सेकेंड, इसको यूज किया जाता है टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मेडिकल यूजेस ऑन पेज नंबर 94। हम पेज नंबर 94 के मेडिकल यूजेस पर पहुंच गए। Okay, let me rather I should stop because the time is over.